हेलो स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री में हम बात कर रहे हैं सेकंड चैप्टर जिसका हेडिंग है इज मैटर अराउंड अस प्योर। इस चैप्टर में हम बात कर रहे हैं कि जो हमारी विसिनिटी में हमारे सराउंडिंग में मैटर अवेलेबल है वो प्योर है या नहीं। और इसी सीक्वेंस में अभी तक हमने बात की है मैटर के क्लासिफिकेशन के बारे में, मैटर की प्रॉपर्टी के बारे में और मैटर जो सॉल्यूशन की फॉर्म में अवेलेबल है वो कितने तरह का हो सकता है। लास्ट क्लास में हमने बात की थी मैटर जो सॉल्यूशन है, हम सॉल्यूशन को क्लासिफाई कर रहे हैं टोटल तीन तरह से। एक हमारे पास में है ट्रू सॉल्यूशन, सेकंड हमारे पास में है सस्पेंशन और थर्ड हमारे पास में है कॉलोइडल सॉल्यूशन। हम वन बाय वन इन तीनों ही टाइप के सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे थे। फर्स्ट सॉल्यूशन जो हमारे पास ट्रू सॉल्यूशन है, हमने लास्ट क्लास में इसके जो कंपोनेंट होते हैं, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं और क्या क्लासिफिकेशन होता है ट्रू सॉल्यूशन का, हम इस बारे में बात कर रहे थे। टाइप ऑफ ट्रू सॉल्यूशन के सीक्वेंस में हमने ये बात की थी कि जब कभी भी आपको सॉल्यूशन को क्लासिफाई करना होता है या उसके टाइप डिफाइन करने होते हैं तो हम किसी एक प्रॉपर्टी को रेफरेंस लेकर के उसे क्लासिफाई करते हैं। और ट्रू सॉल्यूशन को क्लासिफाई करने के सीक्वेंस में हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी जिस बिहाफ पर हम क्लासिफाई कर रहे थे वो था कि सॉल्यूशन के अंदर जो हमारे पास में सॉल्यूट अवेलेबल है उस सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सॉल्यूट का परसेंटेज क्या है। पर स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में आप कितना सॉल्यूट ऐड कर रहे हो, जो सॉल्यूशन की रिजल्टेंट कॉन्सेंट्रेशन बनती है उस कॉन्सेंट्रेशन के बिहाफ पर ही हम सॉल्यूशन ट्रू सॉल्यूशन को क्लासिफाई कर रहे थे। आज की क्लास में हम फर्दर ट्रू सॉल्यूशन को क्लासिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। आज की क्लास का हेडिंग हमारे पास, हम प्रीवियस क्लास का ही टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं, टाइप ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। हेडिंग नोट कीजिए, इट इज टाइप ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। इट इज टाइप ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। और हम यहां पर सेकेंड टाइप ऑफ ट्रू सॉल्यूशन को क्लासिफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ सॉल्वेंट, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट। फर्स्ट क्लासिफिकेशन हमने किया था सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन के बिहाफ पर, और अब हम बात कर रहे हैं जिस टाइप का आप सॉल्यूशन यूज कर रहे हो उसके बिहाफ पर। जनरली हमने बात की थी कि हम सॉल्यूशन का मतलब ये मानते हैं कि हम पानी के अंदर किसी सब्सटेंस को ऐड कर रहे हैं, लेकिन मैंने आपसे ये कहा था जरूरी नहीं है कि हमेशा वाटर के ही अंदर कुछ मिलाया जाएगा। हम सॉलिड के अंदर सॉलिड भी मिला सकते हैं, हम गैस के अंदर गैस भी मिला सकते हैं, ये भी आपके पास एक सॉल्यूशन ही कहलाता है। तो अगर आप सॉल्वेंट के बिहाफ पर बात कर रहे हो तो हम ट्रू सॉल्यूशन को दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट क्लासिफिकेशन है हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन। फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ सॉल्वेंट, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट, इट इज एक्वस सॉल्यूशन। जिन सॉल्यूशन में हम वाटर एज अ सॉल्वेंट यूज करते हैं उन्हें हम एक्वस सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपने पानी के अंदर अगर शुगर ऐड कर दिया तो ये आपके पास एग्जाम्पल है एक्वस सॉल्यूशन का। आप पानी के अंदर किसी सॉल्ट को ऐड कर दीजिए, वो भी आपके पास एग्जाम्पल है एक्वस सॉल्यूशन का। या आप पानी के अंदर किसी लिक्विड को ऐड कर दीजिए, वाटर के अंदर हम किसी लिक्विड को ऐड कर रहे हैं, जैसे कि हम एसिटिक एसिड को ऐड कर देते हैं या हम अल्कोहल को ऐड कर देते हैं, हम फिनाइल को ऐड कर देते हैं। तो ये सारे के सारे हमारे पास एग्जाम्पल किसके हैं, एक्वस सॉल्यूशन के। नोट इट डाउन हियर, व्हेन water is used as solvent in a solution, when water is used as solvent in solution, it is known as
एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है? जब हम पानी को एज अ सॉल्वेंट यूज करते हैं किसी सॉल्यूशन के अंदर, या किसी सब्सटेंस को डिसॉल्व हम कर रहे हैं वाटर के अंदर। यहां पर मैं आपको एग्जांपल क्या हो सकते हैं? एग्जाम्पल जैसे हम बात कर रहे हैं वाटर प्लस शुगर के बारे में, ये हमारे पास में एक एग्जाम्पल है एक्वा सॉल्यूशन का। या हम बात कर रहे हैं वाटर प्लस सॉल्ट के बारे में, ये हमारा एग्जाम्पल है एक एक्वा सॉल्यूशन का। या हम बात कर रहे हैं वाटर प्लस एसिटिक एसिड, ETC। जहां कहीं पर भी वाटर को एज अ सॉल्वेंट यूज किया जा रहा है, हम डिसॉल्विंग मीडियम यूज कर रहे हैं, दैट इज नोन एज एक्वस सॉल्यूशन। हमारे कॉन्टेक्ट में, हमारी ऑब्जर्वेशन में मोस्ट ऑफ द सॉल्यूशन जो होते हैं वो एक्वस सॉल्यूशन ही है। जब कभी भी आपको किसी एसिड की रिएक्शन करवानी होती है, आप उसको वाटर में डिसॉल्व करके ही रिएक्शन करवाते हैं। जैसे जिंक को आपने सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कर दिया, एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। हम जिंक को अगर सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवा रहे हैं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? हमारे पास यहां पर अगर ये लिक्विड फॉर्म में है, मतलब सिर्फ और सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड है, तो इस रिएक्शन का होना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर हम इस सल्फ्यूरिक एसिड का ही एक्वस सॉल्यूशन बना देते हैं, मतलब पानी के अंदर अगर हम इसे ऐड कर देते हैं, तो ये रिएक्शन बहुत इजीली परफॉर्म हो जाती है और हमारे पास सब्सटेंस बनता है ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस यहाँ से लिबरेट हो जाएगी। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड जो यूज किया जा रहा है वो एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में यूज किया जा रहा है, पानी में ऐड करने के बाद यूज किया जा रहा है। क्लियर है आप लोगों को? ये था हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन के बारे में। लेकिन जैसा मैंने आपसे ये कहा कि जरूरी नहीं है सॉल्यूशन का मतलब हमेशा वाटर में हम कुछ डिसॉल्व कर रहे हो। हमारे पास कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी हैं जिसमें हम लिक्विड तो है लेकिन अदर देन वाटर है, वो आपके एज अ सॉल्वेंट वर्क करता है, और इस तरह के सॉल्यूशन को कहा जाता है नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो सेकंड हमारे पास में जो डेफिनेशन है ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट, इट इज नॉन एक्वस सॉल्यूशन। क्लासिफी टाइप ऑफ सॉल्यूशन में हमारे पास में सेकंड कैटेगरी है एक्वस सॉल्यूशन फर्स्ट, सेकंड इज नॉन एक्वस सॉल्यूशन व्हेन liquid other than water are used as solvent in a solution। अगर लिक्विड को हम एज अ सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं लेकिन अदर देन वाटर, पानी नहीं है, पानी के अलावा कोई लिक्विड ऐसा है जो सॉल्वेंट की फॉर्म में यूज किया जा रहा है, दैट इज नोन एज नॉन एक्वस सॉल्यूशन। इट इज known as non-aqueous solution। It is known as non-aqueous solution। इसके भी मैं आपको कुछ एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे अब यहां पर नॉन एक्वस सॉल्यूशन लिक्विड्स हम बना रहे हैं पानी के अलावा, जैसे कि अगर हम आयोडीन को डिसॉल्व कर देते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड में, तो यहाँ पर कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है वो एक लिक्विड है जो हमारे सॉल्वेंट की तरह वर्क करता है। आयोडीन प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो सॉल्यूशन होगा, यहाँ पर आयोडीन आपके एज अ सॉल्यूट है, जबकि भी कार्बन टेट्राक्लोराइड एज अ सॉल्वेंट वर्क कर रहा है। इसी का एक एग्जाम्पल हम और ले सकते हैं, अगर हम सल्फर जो सॉलिड सब्सटेंस है इसे कार्बन डाइसल्फाइड के लिक्विड में डिसॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी हमारे पास में क्या है, एक नॉन एक्वस सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल हम और डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कि हम बात कर रहे हैं शुगर के बारे में। शुगर को हमने ऐड कर दिया एल्कोहल में, यहाँ पर एल्कोहल जो है ये हमारे लिए एज अ सॉल्वेंट वर्क कर रहा है। शुगर क्या है, सॉल्यूट, और एल्कोहल क्या है हमारे पास में, सॉल्वेंट।
आप चाहें तो शुगर को फिनॉल में भी ऐड कर सकते हैं, या आप उसे एसिटिक एसिड में भी ऐड कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली यहाँ पर जो सब्सटेंस अंडरलाइंड है इस इन एग्जांपल में और इन एग्जांपल में वो आपके लिए एज अ सॉल्वेंट बिहेव कर रहे हैं। यहाँ पर वाटर एज अ सॉल्वेंट है, इसलिए एक्वा सॉल्यूशन। यहाँ पर लिक्विड्स अदर देन वाटर आपके सॉल्वेंट की तरह बिहेव कर रहे हैं, इसलिए इन्हें नॉन एक्वा सॉल्यूशन कहा जा रहा है। क्लियर है आप लोगों को? कुछ और भी एग्जांपल हमारे पास में है, यहाँ पर हम ETC से इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं एक्सेट्रा। ये कुछ एग्जांपल हैं जो आपके नॉन एक्वा सॉल्यूशन को बता रहे हैं। आप आयोडीन नहीं, आप किसी भी हैलोजन को डिसॉल्व कर दीजिए कार्बन टेट्राक्लोराइड में, वो भी आपके पास एज अ नॉन एक्वा सॉल्यूशन ही बिहेव करने वाला है। क्लियर है आप लोगों को? तो ये हमारे पास में सेकंड कैटेगरी थी सॉल्यूशन की ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट। अब हम थर्ड कैटेगरी की तरफ मूव कर रहे हैं। थर्ड कैटेगरी हमारे पास में है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। अगर आप फिजिकल स्टेट की बात कर रहे हो तो हम फिजिकल स्टेट बताते हैं जनरली सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की। अगर दोनों ही कंपोनेंट सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आप फिजिकल स्टेट के बिहाफ पर स्टडी कर रहे हो तो हमारे पास किन किन तरह के ट्रू सॉल्यूशन बन सकते हैं, इसके बारे में अब हम बात कर रहे हैं। तो हमारे पास में थर्ड कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट के बिहाफ पर भी हम सब्सटेंस को क्लासिफाई कर सकते हैं, सॉल्यूशन को क्लासिफाई कर सकते हैं। कैसे? देखिए यहाँ पर हम मैं आपको इसमें एग्जांपल दे रहा हूं टेबल की फॉर्म में कि हमारे पास में सॉल्यूट क्या है, हमारे पास सॉल्वेंट क्या है, और उस सॉल्यूशन का एग्जाम्पल क्या हो सकता है। ठीक, सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर फर्स्ट कैटेगरी हमारे पास कि सॉल्यूट हमारे पास सॉलिड है और हमारे पास सॉल्वेंट भी सॉलिड फिजिकल स्टेट में अवेलेबल है। एग्जाम्पल हमारे पास क्या होगा? एलॉय। जितने भी मेटल के एलॉय होते हैं वो आपके पास में एक सॉलिड ट्रू सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात की थी, जैसे हम ब्रास के बारे में बात कर रहे हैं, इसमें कॉपर अवेलेबल है 60% की फॉर्म में और जिंक अवेलेबल है 40% की फॉर्म में। तो आप देख सकते हैं कॉपर जो है वो भी आपके पास में सॉलिड है, जिंक जो है वो भी सॉलिड है। परसेंटेज कॉपर का ज्यादा है तो ये आपके पास में एज अ सॉल्वेंट वर्क कर रहा है, और जिंक का परसेंटेज जो 40% है वो आपके पास एज अ सॉल्यूट वर्क कर रहा है। जितने भी मेटल हमारे पास, मेटल के मिक्सिंग से जो आपको एलॉय बनते हैं वो सारे के सारे क्या है हमारे पास? एक सॉलिड ट्रू सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। हम बेल मेटल की बात कर लेते हैं। बेल मेटल जो हम जनरली टेम्पल्स में रिंग यूज करते हैं, घंटे की फॉर्म में, बेल की फॉर्म में आप यूज करते हो, वही आपके पास में क्या है? बेल मेटल। यहाँ पर आपके पास कॉपर अवेलेबल है 70% की फॉर्म में और आपके पास में टिन अवेलेबल है 30% की फॉर्म में। तो दिस कॉम्बिनेशन इज नोन एज बेल मेटल, और यही आपके पास में सॉलिड और सॉलिड ट्रू सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। बहुत सारे एग्जाम्पल है, सारे के सारे एलॉयज हमारे पास सॉलिड और सॉलिड ट्रू सॉल्यूशन कहलाते हैं। सेकंड, अगर हम बात कर रहे हैं, आपका सॉल्यूट तो सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल है, लेकिन सॉल्वेंट जो है वो आपका लिक्विड फेज में अवेलेबल है। ठीक, सॉल्यूट सॉलिड है, सॉल्वेंट हमारा लिक्विड है। इस बिहाफ पर अगर हम सॉल्यूशन के एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हमारे पास हम बात कर रहे हैं शुगर सॉल्यूशन की। शुगर का आप एक्वा सॉल्यूशन बना लीजिए, पानी में डिसॉल्व कर लीजिए, वो भी आपके पास में सॉलिड लिक्विड का ही एग्जाम्पल है। या आप शुगर को एल्कोहल में डिसॉल्व कर लीजिए, एल्कोहल लिक्विड है, शुगर आपके पास सॉलिड है, शुगर सॉल्यूट है, एल्कोहल
सॉल्वेंट है। ये भी आपके पास एग्जाम्पल है एक शुगर सॉल्यूशन का जो कि आपके ट्रू सॉल्यूशन की फॉर्मेशन कर रहा है, या हम बात कर रहे हैं सॉल्ट प्लस वाटर के कॉम्बिनेशन के बारे में, ये एक्वा सॉल्यूशन ही बनाएगा। एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, आप जनरली नॉन एक्वा सॉल्यूशन में किसी सॉल्ट को ऐड नहीं कर रहे हो। इसका रीजन ये है कि आयोनाइजेशन इजीली नहीं होता, और इस बारे में हम आगे की क्लास में बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। क्लियर है आपको? तो सॉल्ट को अगर आप वाटर में ऐड कर रहे हो, यहां पर वाटर एज अ सॉल्वेंट वर्क कर रहा है, ये भी आपके पास में क्या है, एग्जाम्पल है सॉलिड और लिक्विड ट्रू सॉल्यूशन का। थर्ड हम बात कर रहे हैं, थर्ड क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं, सॉल्यूट हमारे पास लिक्विड फेज में अवेलेबल है और सॉल्वेंट भी लिक्विड फेज में ही अवेलेबल है हमारे पास। क्लियर? तो यहां पर हमारे पास एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे अल्कोहल प्लस वाटर का कॉम्बिनेशन हमने बता दिया, या हम फिनॉल प्लस वाटर का कॉम्बिनेशन बता रहे हैं। इन दोनों ही केस में वाटर जो है वो आपके एज अ सॉल्वेंट वर्क कर रहा है। क्लियर? अल्कोहल की भी रूम टेम्परेचर पे फिजिकल स्टेट लिक्विड ही होती है, फिनाइल की भी रूम टेम्परेचर पे फिजिकल स्टेट लिक्विड ही होती है। दोनों को पानी में आपने ऐड कर दिया अलग अलग कंटेनर में, तो आपके पास जो सॉल्यूशन बनेगा इट्स एन एग्जांपल ऑफ लिक्विड लिक्विड ट्रू सॉल्यूशन। क्लियर है आप लोगों को? अगर हम फोर्थ क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो हमारे पास में सॉल्यूट गैस अवेलेबल है और सॉल्वेंट लिक्विड फेज में अवेलेबल है। ठीक, सॉल्यूट जो है वो आपके पास गैसियस है, जबकि भी लिक्विड आपके एज अ सॉल्वेंट वर्क कर रहा है। इसका बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, इट इज एरेटेड ड्रिंक। जितनी भी कोल्ड ड्रिंक आप मार्केट में लेते हो, मार्केट से परचेस करते हो पीने के लिए, आपने देखा होगा मार्केट से हमने कोई भी कोल्ड ड्रिंक लिया, उसको अच्छे से शेक करके आप उसका कैप खोलते हो तो अचानक से गैस उसमें से बाहर आने की कोशिश करती है। इसका मतलब बॉटल का कैप जब लगा हुआ था तो उस लिक्विड के अंदर वो गैस ट्रैप्ड थी। वो जो सॉल्यूशन था वो गैस और लिक्विड का मिक्सचर था, गैस और लिक्विड का सॉल्यूशन था। यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है इसे वाटर के अंदर और अदर फ्लेवर के साथ में ऐड किया जाता है। CO2 जो होती है वो जनरली वाटर में सॉल्युबल नहीं है, लेकिन अगर आप हाई प्रेशर के साथ उसको किसी कंटेनर में पानी के साथ ट्रैप करने की कोशिश करते हो तो बहुत ही कम क्वांटिटी में ही सही, लेकिन वो डिसॉल्व जरूर होती है। क्लियर? ये इजीली सॉल्युबल नहीं है, लेकिन हाई प्रेशर पे इन दोनों को एक दूसरे से मिक्स कर पाना हमारे लिए पॉसिबल होता है। तो पानी यहाँ पर एज अ सॉल्वेंट है जो लिक्विड है, और यहाँ पर CO2 जो है वो एक गैस की फॉर्म में है। तो ये हमारे पास एग्जांपल है गैस एज अ सॉल्यूट एंड लिक्विड वाटर एज अ सॉल्वेंट। इट्स एन एग्जांपल ऑफ गैस लिक्विड ट्रू सॉल्यूशन। और लास्ट हम एग्जांपल ले रहे हैं, यहाँ पर सॉल्यूट भी हमारा गैस की फॉर्म में ही अवेलेबल है और सॉल्वेंट भी हमारा गैस की फॉर्म में ही अवेलेबल है। इसका सबसे कॉमन एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो कॉमन एग्जांपल होगा हमारे पास में एयर का। मैंने लास्ट क्लास में भी आप लोगों को ये बात बताई थी कि एयर के अंदर जो हमारी नाइट्रोजन गैस है, N2 गैस है, ये अबाउट 78% अवेलेबल है, और रिमेनिंग हम यहाँ पर ऑक्सीजन गैस को एज अ सॉल्यूट यूज कर सकते हैं, जो कि आपके पास में 21% की फॉर्म में अवेलेबल है। क्लियर है आपको ये बात? तो यहाँ पर गैस नाइट्रोजन एज अ सॉल्वेंट वर्क कर रही है, और ऑक्सीजन जो है जो कि उसका परसेंटेज कम है वो आपके एज अ सॉल्यूट वर्क कर रहा है। तो ये आपके पास में एग्जांपल है गैस और गैस ट्रू सॉल्यूशन का। तो आज की क्लास में हमने बात की कि हम ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट किस तरह से ट्रू सॉल्यूशन को क्लासिफाई कर सकते हैं, और हम अगर फिजिकल स्टेट के बिहाफ पर ट्रू सॉल्यूशन को क्लासिफाई करते हैं तो टोटल 5 कैटेगरी में हम ट्रू सॉल्यूशन को क्लासिफाई कर सकते हैं। कुछ कॉमन से एग्जाम्पल हैं जो आज की क्लास में हमने देखे। अब ट्रू सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है और कैसे उसको डिफाइन किया जाता है, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।